नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज खबरदार। हम जम्मू से आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ के इंटरनेशनल बॉर्डर से मैंने एक बेहद खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। लेकिन खबरें तमाम हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों से हैं और हम हर एक खबर से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा खबरदार के लेंस से हम इन तमाम खबरों को देख लें ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि आज क्या क्या खास आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल की बात, क्योंकि जिस तरीके से डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई है और बॉर्डर पर सीज फायर की बात हुई है, तो उस सीज फायर का पालन किस तरीके से किया जा रहा है, क्या सब शांत हो गया है, क्या पाकिस्तान के सन्नाटे में धोखा है। आज हम पाकिस्तानी साजिश की फुल चेकिंग करेंगे। सीज फायर समझौते के बाद हमने पहली बॉर्डर रिपोर्ट खास तौर पर आपके लिए तैयार की है। लेकिन जरा सोचिए कि चीन के हैकर्स की फौज अचानक भारत के पावर सप्लाई ग्रिड में घुसपैठ कर लेती है और मुंबई जैसे महानगर में पावर ब्लैकआउट हो जाता है, तमाम सेवाएं ठप हो जाती हैं और आपको एहसास भी नहीं होता कि एक हमला है। अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी फर्म की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में पावर ब्लैकआउट के पीछे चीन का हाथ था। महाराष्ट्र सरकार ने भी पहले इस घटना को लेकर साइबर अटैक की आशंका जताई थी, लेकिन तब इस बात को साबित नहीं किया जा सका था। अब अंतर्राष्ट्रीय खुलासा हुआ है और उस खुलासे ने चीन का कूटनीतिक फ्यूज उड़ा दिया है। ये खबर पावर ग्रिड से जुड़े देश के हर इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका विश्लेषण हम करेंगे। इसके बाद आपको बंगाल ले चलेंगे, जहां चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी उनकी हाई वोल्टेज रैलियों की मदद से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। योगी की रैलियों के जरिए बीजेपी ने किस तरह पूरा वोट गणित साधा है, यूपी के जो योगी का जो यूपी मॉडल है उसका दांव किस तरह बंगाल में खेला जा रहा है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। और ये भी देखेंगे कि बंगाल के चुनावी माहौल में किस तरह एनआईए की एंट्री हो गई है। महंगाई का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर के साथ साथ अब पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। सीएनजी के दामों में 70 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। घरों में इस्तेमाल होने वाले पीएनजी के दाम 91 पैसे प्रति एससीएम यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन खबरों की शुरुआत हम सरहद की खबर से करते हैं, क्योंकि डीजीएमओ स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच हुई। 2003 में दरअसल सीज फायर की घोषणा कर दी गई थी। समझौता हो गया था कि युद्ध विराम रहेगा भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हो। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि रह रहकर पाकिस्तान हमेशा युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहा, क्योंकि उसके नापाक मंसूबों में यह शामिल होता था कि सीज फायर उल्लंघन करके वो अपने आतंकियों की घुसपैठ करवाए या बाकी गलत कामों को अंजाम दे। लेकिन पिछले एक साल में यानी 2020 में हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने युद्ध विराम उल्लंघन की भी सीमाएं, उसकी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। किस तरीके से हर रोज अलग अलग सेक्टर्स से, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक, हर एक सेक्टर से सीज फायर उल्लंघन की खबरें हमारे सामने आती रही। फिर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को अचानक सीज फायर करने की जरूरत महसूस हुई? क्यों वो अपनी तरफ से पहल करके बातचीत के लिए आगे आया? किस तरीके से डीजीएमओ स्तर की बातचीत दोनों ओर से हुई है और उसके बाद से सरहद पर कम से कम एक शांति नजर आ रही है। लेकिन इस शांति के पीछे अव्वल तो क्या है और दूसरा ये कि क्या यहां की शांति के पीछे भी कोई धोखा लग रहा है? क्या भारतीय जो फौज है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो सब पूरी तरीके से तैयार हैं? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कभी आज तक कमी नहीं आई है अलर्टनेस में और न कभी कमी होगी और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2003 में सीज फायर समझौते के बाद 2020 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तानी सेना ने सबसे ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीज फायर के समझौते का पालन करने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान के इस वादे का रियलिटी चेक करने के लिए हम पहुंचे जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर इस समय हम सांबा सेक्टर में मौजूद हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर की फेंसिंग है और अगर आप उस तरफ देखें तो ये जीरो लाइन
जिसके ठीक पीछे पाकिस्तान की पोस्ट है। हम इस समय एक आड़ में इसीलिए खड़े हैं क्योंकि ये जो सेक्टर है ये पाकिस्तान के गलत हरकतों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जो कोरोना के समय में जो पूरा 1 साल बीता है और जो सीजफायर वायलेशंस की अधिकतर घटनाएं हुई हैं उसमें सांबा सेक्टर बहुत प्रमुख था। अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई है और दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच बातचीत हुई है कि सीज फायर का जो समझौता 2003 का था उसे बिना किसी शर्त के वापस बरकरार रखा जाएगा, तो यहां पर किसी भी तरीके से अलर्टनेस में कमी हम नहीं देख सकते हैं। क्योंकि भले ही समझौता एक तरफ हो लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान का जो इतिहास है वो भी है। इसीलिए बीएसएफ के जो जवान हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के इस पूरे इलाके में अपनी चौकसी बनाए हुए हैं। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक 24 फरवरी की रात से साल 2003 के सीज फायर समझौते को नए सिरे से लागू किया गया है। इसके तहत दोनों देशों की तरफ से सभी सेक्टर्स में संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने पर सहमति बनी है। लेकिन पाकिस्तानी फौज का इतिहास ऐसा है कि उस पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आईबॉल टू आईबॉल पोस्ट जो कहते हैं, बिल्कुल, यानी कि दुश्मन जो है वो ठीक आपके सामने है और उन मोर्चों पर 24 घंटे आप लोग यहाँ पर बाय रोटेशन तैनाती रखते हैं। जी सर, जी। मतलब चाहे कोई मौसम हो, कैसा भी हो, कितनी भी शेलिंग चल रही हो, ये तैनाती आपकी यहाँ पर रहती है, यही बसेरा और यही ड्यूटी। मैम 24 आवर्स हमारे जवान यहाँ रहते हैं। मैं कमांडर, तो देश की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी है हमें बखूबी निभा रहे हैं। उससे यहाँ पर अपनी जान तान जो भी निछावर करने पड़ा देश की सेवा के लिए हम वो करेंगे। बात सिर्फ सीज फायर तोड़ने की नहीं है। पाकिस्तानी फौज भारत को निशाना बनाने के लिए बॉर्डर पर हमेशा कुछ न कुछ करने की कोशिश में रहती है। फिर चाहे ड्रोन्स के जरिए कश्मीर में आतंकियों के लिए हथियारों की सप्लाई का प्रयास हो या टेरर टनल के जरिए आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश। पिछले 6 महीनों में ही सांबा और कठुआ सेक्टर में 4 सुरंगों का पता लगाया जा चुका है, जिसके जरिए पाकिस्तानी फौज भारत में आतंकवादियों की सप्लाई की कोशिश कर रही थी। हम टनल में काफी आगे के हिस्से में हैं। इसमें ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने इसे कार्व किया हो। इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी होगी, क्योंकि बाकायदा लगभग अगर आप इस हिस्से में भी देखें तो लगभग 2.5 फुट का ये खुला हिस्सा है, जिसमें मैं अपने इस तरीके से बैठकर और आगे बढ़ सकती हूं। जहां पर संकरे हिस्से भी हैं वहां पर आप कोहनी के बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने की बात ये कि इस तरह का जो सुरंग है, इस तरह की जो सुरंग है, उसे बिना एक लंबी चौड़ी टीम के बनाना मुमकिन ही नहीं है। बिना पाकिस्तानी सेना के नॉलेज के, उनकी जानकारी के, इसे इस तरीके से खोद पाना संभव ही नहीं है। अलग अलग अब पूरा पीछे जहां से मैं होते हुए आई हूं अभी, वो पूरा हिस्सा आप देख लीजिए कि चलने के लिए आपके लिए मुमकिन है। कुछ देर आप बैठ के सुस्ता भी सकते हैं। अगर पूरी इसकी लंबाई देख लें तो लगभग 150 मीटर, जिसमें से पाकिस्तान की सीमा में मुश्किल से 40 मीटर का हिस्सा, 30 से 40 मीटर का हिस्सा, यानी उनके जानते बूझते, उनके जो सेना है उसकी जानकारी में इस टनल को खोदा गया होगा। ये टनल कैसा है सर? ये थोड़ा बहुत एक तरह से कहें तो विस्तृत लग रहा है कि एक एंट्री, दूसरी एंट्री। जब इस एरिया के अंदर हम जो एंटी टनलिंग ड्राइव चला रहे थे तो एक जो है छोटा सा होल दिखाई दिया। उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के ऊपर जो है थोड़ा सा डिग करने के ऊपर देखा गया कि कुछ एक जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके, हाँ जी, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटा सा होल है और ऐसे ही जैसे ये होल है, इसके साथ साथ जो है लकड़ी के डंडे लगा के उसके ऊपर जो है इसको कंसील करने के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान कराची मार्किंग के जो है प्लास्टिक बैग्स, उनके अंदर अर्थ फिल करके, मिट्टी फिल करके उसको ऊपर से ब्लॉक किया हुआ था। सीजफायर समझौते को सख्ती से लागू करने के समझौते के बाद से सरहदों पर गोलाबारी नहीं हो रही, लेकिन गोलाबारी के अलावा बॉर्डर पर ऐसी और भी कई हदें हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज लांघती आई है। इसीलिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को उसकी हद याद दिलाने के लिए बीएसएफ तत्पर है। बातचीत के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि 2003 वाला जो सीज फायर है उसका सम्मान करें और अब नहीं हो फायरिंग यहाँ पर। क्या हमारी एटीट्यूड में, हमारे स्टांस में कोई परिवर्तन आता है इससे? देखिए, जहां तक जम्मू बॉर्डर
की हम बात करते हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस में और हमारे रिस्पांस में वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं कि सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हुआ है, लेकिन जम्मू बॉर्डर के ऊपर सिर्फ सीज फायर वायलेशंस ही नहीं हैं, दूसरे क्राइम्स भी हैं जो यहाँ पर होते हैं, जैसे इलीगल इंट्रूजन्स हैं, स्मगलिंग हैं और कुछ एक ड्रग रिलेटेड खासकर जो प्रॉब्लम्स हैं, तो हमको उन सब चीजों को लेके सतर्क रहने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत ने पाकिस्तान को ऐसे सबक सिखाए हैं कि पाकिस्तान को नानी के साथ साथ सीज फायर समझौते की शर्तें भी याद आ गई, लेकिन वो ये सबक और शर्तें कब भूल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के ये जवान पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर गड़ाए तैनात हैं। पाकिस्तान की तरफ से अगर सीज फायर वायलेशन किया जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आतंकियों को सीमा में प्रवेश करना है, उसके बहुत गलत मंसूबे हो सकते हैं। जैसे जिस इलाके में हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर विकास का कुछ कार्य हो रहा है, जिसकी अगर हल्की सी भी आहट पाकिस्तान को लगती है तो लगातार उस तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है वो शुरू हुई। ये एक ऐसी बीओपी है जिसकी लोकेशन तो हम आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप दीवारों पर देखें तो आपको उस पूरे निशान आप देख सकते हैं, वो पूरे शेलिंग के निशान आप देख सकते हैं। एक एक जगह पर जो पाकिस्तान के नापाक मंसूबे हैं वो दर्ज है इस शेलिंग के हिसाब से। लेकिन जब से बातचीत हुई है डीजीएमओ स्तर की और उसके बाद ये तय हुआ है कि नहीं होगा सीज फायर वायलेशन किसी तरह का, उस समय से कम थोड़ी सी शांति इन इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद सतर्कता हमारे बीएसएफ की, हमारे तमाम सुरक्षा बलों की पूरी रहती है। कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, जम्मू आज तक। देखिए, पाकिस्तान तो घुसपैठ का आदी है, पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ होती रहती है और इसीलिए समझौते के बावजूद भारत ने पूरी तरीके से यह तय कर रखा है कि किसी भी तरीके की कोताही पाकिस्तान पर विश्वास के हिसाब से तो कम नहीं बरती जाएगी। हमारे सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से इस बात को लेकर तैनात है, तत्पर है। लेकिन चीन की तरफ से जो घुसपैठ होती है, जी हम एलएसी की बात नहीं कर रहे हैं, वहां तो घुसपैठ करने ही नहीं दिया गया चीन को, लेकिन उसकी तरफ से जो साइबर घुसपैठ हैकर्स के जरिए पावर ग्रिड में हुई, ये दरअसल जो खुलासा है ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई में हुए पावर ब्लैकआउट में चीन का हाथ था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट के आधार पर किया है। इसमें कहा गया है कि गलवान घाटी में झड़प के 4 महीने बाद 12 अक्टूबर को चीनी हैकर्स ने भारत के पावर ग्रिड के खिलाफ एक बड़ा साइबर अभियान चलाया था। इससे मुंबई की पावर सप्लाई ठप पड़ गई थी। इस अटैक की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। भारत की 1 दर्जन से ज्यादा पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइंस में घुसपैठ के लिए एडवांस साइबर हैकिंग की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन का मकसद था एलएसी पर टकराव के समय में भारत पर दबाव बनाना। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की 100 पन्ने की रिपोर्ट में यह लिखा है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सिस्टम में संदेहास्पद डेटा मिला है। यह डेटा 8 जीबी का था। यह पता नहीं चला कि 8 जीबी का यह डेटा कहां से आया था। मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने के पीछे दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने उस समय भी ये आशंका जताई थी कि हो सकता है कि ये एक साइबर अटैक हो, लेकिन किसी तरह की जांच नहीं हुई और मामला सामने नहीं आया था। लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद एक नया एंगल और चीन के ऊपर सारी उंगलियां उठती हुई दिख रही हैं। बारह अक्टूबर 2020 की सुबह मुंबई में अचानक बिजली की सप्लाई बंद हो गई। मुंबई की लाइफलाइन मुंबई लोकल थम गई। कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में वेंटिलेटर्स ने काम करना बंद कर दिया। दफ्तरों में बिजली चले जाने से अंधेरा हो गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद फिर से पावर सप्लाई बहाल। वजह सामने आई ग्रिड फेल होना।
लेकिन ग्रिड फेल क्यों हुआ, इसका खुलासा किया है अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट में, जिसमें दावा किया गया है कि 12 अक्टूबर को मुंबई में पावर ग्रिड फेल होना भारत के खिलाफ चीन के साइबर अटैक प्लान का नतीजा था। रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों चीन के मेलवेयर भारत में बिजली की सप्लाई को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों में घुस चुके थे। चीनी सरकार के नियंत्रण वाली रेडिको नाम की हैकर्स फर्म ने गुपचुप तरीके से भारत के 1 दर्जन से ज्यादा पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइन में घुसपैठ की थी। एडवांस साइबर हैकिंग की वजह से मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली सप्लाई बाधित हो गई। तब भी महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर नितिन राउत ने इसके पीछे साइबर अटैक को वजह बताया था, लेकिन तब ये साबित नहीं हो सका था। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट आज उनके इसमें डाली है उसमें बहुत सारा सत्य है, और मैंने जो कहा था वो सच भी है कि हमारे पे साइबर अटैक हुआ था और साथ में कुछ अन्य बातें भी हुई है। 3 कमेटियां 3 अलग अलग विभागों ने की थी। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कमेटी बनाई थी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, और दूसरी MERC ने बनाई थी, तीसरी हमने बनाई थी। तीनों की रिपोर्ट आ चुकी है। साइबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट शाम को दी जाएगी। मैं अभी इतना ही कह सकता हूं कि निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई है। चीनी हैकर्स ने मुंबई के पावर ग्रिड को सिर्फ हैक नहीं किया था, बल्कि ये एक साइबर अटैक था जिसे बड़े पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी हैकर्स ने अक्टूबर में सिर्फ 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, IT कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर्स पर 40,500 बार साइबर अटैक किया था। उन दिनों चीनी मेलवेयर भारत में बिजली की सप्लाई को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों में घुस चुके थे, जिसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सब स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर चीनी मेलवेयर कभी भी एक्टिवेट ही नहीं किए गए थे। इसका मतलब है कि मेलवेयर का एक छोटा हिस्सा ही मुंबई में पावर आउटेज का कारण बना। यानी मुंबई में पावर ग्रिड फेल करके चीन ने इसकी सिर्फ टेस्टिंग की थी। महाराष्ट्र सरकार चीन के इस साइबर अटैक को बेहद गंभीरता से ले रही है। तरह की गड़बड़ी जब होती है, इतना बड़ा पावर आउटेज था, आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता था, एक तरह का ये प्रॉक्सी वॉर भी हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। अगर इस प्रकार के फ्रोजन्स डालकर अगर कोई कंप्यूटर में वॉल तोड़कर अगर अंदर घुसता है तो निश्चित रूप से अगर ये चीज अगर जो लोकल ट्रेन चलती है उनके इसमें डाला गया अगर गया तो सारे ट्रेनें आपस में भिड़ सकती है और नया ये हो सकता है। इस प्रकार का ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई में पावर ग्रिड के सॉफ्टवेयर में घुसपैठ करके चीन क्या हासिल करना चाहता है। रिपोर्ट में इसका भी जवाब दिया गया है, जिसके मुताबिक चीन ने ये साइबर अटैक भारत को चेतावनी देने के लिए किया था। ये तब हुआ था जब लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक उलझे थे। तभी चीन ने भारत के इलेक्ट्रिक सप्लाई के कंट्रोल सिस्टम में एक मेलवेयर को डाल दिया था, जो LAC पर तनाव के बीच भारत पर दबाव बनाने की चीनी रणनीति का हिस्सा था। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी साइबर अटैक की जांच के लिए कमेटी बना दी है, जो इस बात की भी जांच करेगी कि क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक था या चीन की सरकार के आदेश पर किया गया था, या फिर ये किसी हैकर ग्रुप द्वारा किया गया साइबर अटैक था। एक्सपर्ट है, BGTI के एक्सपर्ट्स है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, बाकी सभी लोगों ने इकट्ठा मिलकर जो जांच की है, और खास करके जो स्काडा है, स्काडा सिस्टम, उसमें कुछ साइबर सैबोटेज हो सकते हैं, ऐसे कुछ एविडेंस की बातें उसमें सामने आई है। उसमें नंबर 1 कि 14 ट्रोजन हॉर्सेस मॉलवेयर सर्वर में डाले गए क्या या डाले जा सकते। उसी प्रकार 8 GB का डाटा अनअकाउंटेड फॉरेन सर्वर से वहां पे MACB के सर्वर में ट्रांसफर हो सकता है। मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने के पीछे चीन की साइबर साजिश के आरोपों को चीन नकार रहा है, लेकिन चीन का ये साइबर अटैक बड़े खतरे का अलार्म बजा रहा है। विद्या के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।
तो जब ये पावर ग्रिड का फेलियर हुआ था उसी रोज महाराष्ट्र में ये बयान आने लगे थे कि मुमकिन है किसी तरह की कोई साजिश हो सकती है, लेकिन उस समय इसका स्वरूप नहीं पता था। फिर महाराष्ट्र साइबर सेल ने जो अपना रिपोर्ट पेश किया है उसके निष्कर्ष में ये कहा गया है कि ये एक साइबर अटैक हो सकता है, लेकिन चीन तक जब ये सारे आरोप पहुंचे हैं तो चीन की ओर से साफ तौर पर इन चीजों का खंडन कर दिया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि चीन की तरफ से किस तरीके से इस पूरे आरोप को नकारा गया है। साइबर हमले के मुद्दे पर कयासबाजी और मनगढ़ंत कहानियों की कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि साइबर हमले की उत्पत्ति का पता लगाना बेहद मुश्किल है। चीन ने कहा है कि इस तरह से किसी पर आरोप लगाना बेहद गैर जिम्मेदाराना है, जबकि इसके कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। यानी जब सच सामने आया है तो चीन मासूम बन रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। अमेरिका ने भी भारत के खिलाफ चीन के साइबर षड्यंत्र के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि मुंबई पावर ग्रिड पर हुए साइबर हमले की जानकारी उसे है और इसके बारे में संबंधित अमेरिकी कंपनी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय अपने सहयोगी देशों के साथ किसी भी साइबर हमले से निपटने की योजना बना रहा है। तो अभी तक एक बात साबित हो चुकी है कि भारत के पावर ग्रिड पर साइबर हमले किए गए थे। चीन भले ही इस बात को निकारे, लेकिन महाराष्ट्र की अपनी जो साइबर सेल है उसकी तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है और भारत सरकार के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी इस बात के बारे में क्या कहा गया है आपको हम सुना देते हैं। दोनों टीम का यह प्रतिवेदन है कि साहब आउटेज जो हुआ वो ग्रिड फेलियर जो हुआ वो एक ह्यूमन एरर के कारण हुआ, शेड्यूलिंग एरर्स के कारण हुए, उसके ये साइबर अटैक के कारण नहीं हुए। यह एक बिंदु है। दूसरा बिंदु, साइबर अटैक हुआ कि नहीं, साइबर अटैक्स हुए। इस ये ग्रिड कोलैप्स मुंबई से कनेक्टेड नहीं, साइबर अटैक्स हुए हमारे नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ, हमारे सदर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर पर हुआ। मुंबई में भी वहां के महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने हमको सूचित किया है कि मुंबई में भी उनका जो स्काडा सिस्टम है उस पर हुआ। वहां स्काडा सिस्टम से करीब 30-40 ट्रोजन निकले, तो साइबर अटैक हुए। और ये हमारे जो ये लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं नॉर्दर्न रीजन के, सदर्न रीजन के, वहां भी हुए। लेकिन हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम तक है वो आइसोलेटेड है, वहां तक नहीं पहुंच पाए। जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स थे या सर्वर थे वहां पहुंचे, वो भी कोई डेटा नहीं ले सके, तो उसको भी हम लोगों ने सैनिटाइज कर दिया। हम लोग पहले से अलर्ट हैं इसके बारे में, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है या कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम है वो साइबर अटैक से वनरेबल होता है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल जो चुनाव प्रचार है उसमें आज एंट्री उन्होंने भी मार ली है। स्टार प्रचारक तो है ही बीजेपी की, वैसे उनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रैली कर चुके हैं, अमित शाह कर चुके हैं, जेपी नड्डा कर चुके हैं, राजनाथ सिंह कर चुके हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो मन से जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, उसको खबरदार की लेंस से देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मालदा में पहली रैली उनकी हुई, लेकिन मालदा को उन्होंने क्यों चुना और यही मुद्दे क्यों उठाए, इसका विश्लेषण देखिए। बंगाल में जिस मालदा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है, वहां 26 अप्रैल और 29 अप्रैल यानी आखिरी के 2 चरणों में वोट पड़ेंगे। फिर भी योगी मालदा सबसे पहले आए। राजनीति की ये प्लानिंग खास है, क्योंकि मालदा में 51% मुसलमान हैं, क्योंकि मालदा बांग्लादेश से सटा है और घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक बिसात पर बड़ा है, क्योंकि बंगाल में 294 में से 65 सीटें सीधे मुस्लिम वोटों से ही तय होती हैं, क्योंकि 2019 में तकरीबन 70% मुसलमानों ने टीएमसी का साथ देकर ममता दीदी की साख बचाई थी। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में
टीएमसी की सरकार की है। योगी आदित्यनाथ बंगाल आने से पहले से ही वहां के लिए यूपी मॉडल की बात कर रहे हैं। हर एक गरीब परिवार के घर में एक एक शौचालय बना दिया, हर एक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। आज परिणाम है इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कोई मौत इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। मालदा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल का ब्लूप्रिंट भी रख दिया। बंगाल से योगी का वादा है कि बीजेपी सरकार बनने के 24 घंटे में स्लॉटर हाउस पर ताले होंगे, गो तस्करी पर रोक लगा देंगे, दुर्गा मूर्ति विसर्जन बेरोक टोक होगा और रोक लगेगी तुष्टीकरण पर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने दुनिया के यानी वैश्विक मंच पर जाकर के बंगाल की धरती का एक युवा सन्यासी बंगाल की धरती से आह्वान करता था और उनका जो आह्वान था वह भारत को जागृत करने का आह्वान था। उन्होंने इस समय कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक तो नहीं था। 1 महीने का मात्र समय है, 1 महीने के अंदर एक परिवर्तन जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ ने मालदा की रैली में बंगाल के लव जिहाद का मसला भी उठाया। योगी ने कहा कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया, लेकिन बंगाल में अभी तक नहीं बन सका। कारण तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसके गंभीर नतीजे आने वाले समय में बंगाल में दिखाई पड़ेंगे। मालदा में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कड़े शब्दों में तुष्टीकरण, लव जिहाद और गो हत्या पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है और खास तौर पर उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बीजेपी का आरोप है। योगी आदित्यनाथ के मुंह से अगर ऐसा बयान निकलता है तो इसका संदेश हिंदू वोटर्स के पास बहुत सख्ती से जाता है। महिलाओं के ऊपर जो निर्यातन, जो अत्याचार चल रहा है, इसीलिए हम योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आएंगे और जो लव जिहाद चल रहा है यहाँ पर उनको देख के सब ठंडी हो जाएंगे। यहाँ पर पास में ही बांग्लादेश है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर मुस्लिम मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अपने आप के नाम बदल के यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू लड़कियों को नाम बदल के, भेष बदल के फंसा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट है। वो हिंदू लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने मालदा की रैली से बंगाल के जिस नब्ज को छूने की कोशिश की है, हिंदुत्व के जिस मुद्दे में सान चढ़ा दी है, उस पर बीजेपी महीनों से या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव के समय से ही माहौल बना रही थी। बंगाल में बन रहे इसी माहौल पर बीजेपी और टीएमसी का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है। जो बाहर से घुस रहा है हमारा देश में, हमारा मालदा में, वो नाम बदल के हिंदू लड़की से ऐसे करता है। हम लोग भूल गया है अभी बंगाल में ये किसने हिंदू है और किसने मुसलमान है। हम लोग अभी रास्ता में नमा है, ये सोनार बांग्ला का लिए नमा है। এখানে মালদা এসে লোককে ভুল বুঝিয়ে লাভ নেই। উনি এখানে একজন ঘুষপেটিয়া, বহিরাগত একজন রাজনীতিবিদ, উনি পশ্চিমবঙ্গে ঘুষপেটিয়া। ওদের কাছে তো উনি না বোঝেন লাভ, উনি না বোঝেন ভালোবাসার মানে কি, और जिहाद शब्दों माने होते बोझेन। योगी आदित्यनाथ ने अभी बीजेपी के मिशन बंगाल की शुरुआत ही की है। अगले कुछ हफ्तों में आदित्यनाथ आगे भी बंगाल आएंगे। 2019 के चुनाव प्रचार में 2 मौकों पर योगी के हेलीकॉप्टर को बंगाल में उतरने में अड़ंगा आया था, लेकिन अब की बार योगी आने वाली होली के साथ साथ मई के बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दीपावली का संदेश भी दे रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अनुपम मिश्रा, मालदा, आज तक।
योगी आदित्यनाथ को अगर किसी रैली के लिए भेजा जाता है और उसके लिए एक जगह को चुना जाता है तो ये सब बिना संकेत के नहीं है। मालदा की भौगोलिक स्थिति और वहां की राजनीति को अगर हम समझें तो ये साफ हो जाता है कि आखिर वो चयन की प्रक्रिया में नंबर 1 क्यों था। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे इसका संकेत देते हैं। 19 में बंगाल की 42 में से मालदा समेत 18 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। जो 18 सीटें बीजेपी ने जीती उनमें 8 सरहदी इलाकों में हैं जहां बड़े पैमाने पर मुसलमान रहते हैं। 8 सरहदी सीटों पर जहां बीजेपी जीती उनमें से 7 उत्तर बंगाल में पड़ते हैं। और टीएमसी के पास मुस्लिम वोटों का बड़ा आधार है, लेकिन मुस्लिम बहुल मालदा में ने 2016 में टीएमसी का साथ नहीं दिया था। 2016 विधानसभा चुनाव में मालदा की 12 विधानसभा सीटों में से 8 कांग्रेस के पास गई थी। सीपीएम ने 2 सीटें जीती थी। बीजेपी और निर्दलीय को यहां एक-एक सीट हासिल हुई थी। बंगाल के राजनीतिक समीकरणों में योगी आदित्यनाथ बीजेपी को बड़ी राजनीतिक कामयाबी दिला सकते हैं। योगी का खुद का कद पूरे देश में बीजेपी को चुनावी सफलता दिलाता है। योगी ने पिछले कुछ वर्षों में सभी बड़े चुनावों में बीजेपी का प्रचार किया है। पिछले साल जब हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी तब योगी जी बीजेपी के इकलौते सीएम थे जो वहां चुनाव प्रचार करने गए थे। पिछले साल बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने 17 जिलों में 19 रैलियां की थी। बिहार विधानसभा की जिन 75 सीटों को योगी की रैलियां कवर कर रही थी उनमें 50 पर एनडीए की जीत हुई थी। खबरदार में अब व्यापार की खबरों की बारी है। हम आपको बताते हैं कि जीएसटी कलेक्शन का जो हाल पिछले साल की अंतिम तिमाही में रहा, इस साल की शुरुआती तिमाही में वो क्या संकेत दे रहा है। जीएसटी कलेक्शन में तेजी बरकरार, कारों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, मैन्युफैक्चरिंग का मैजिक लगाएगा बेड़ा पार। फरवरी में इकोनॉमी के लिए फायदेमंद आंकड़ों की झलक दिखलाकर आर्थिक रिकवरी की रफ्तार और तेज होने का भरोसा बढ़ा दिया है। इकोनॉमी में तेजी के 3 बड़े इंडिकेटर्स ने बीते महीने में फिर से दमदार प्रदर्शन किया है। इनमें सबसे प्रमुख है जीएसटी कलेक्शन, जो लगातार 5वें महीने 1 लाख करोड़ के पार जा पहुंचा। फरवरी में बतौर जीएसटी कलेक्शन सरकार को 1.13 लाख करोड़ हासिल हुए। ये आंकड़ा फरवरी 2020 के मुकाबले 7% ज्यादा है। हालांकि जनवरी में 1.19 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कलेक्शन से ये कम रह गया, जिसकी एक वजह 28 दिन का महीना भी हो सकता है। बहरहाल फरवरी के जीएसटी कलेक्शन से ये तो साबित हो गया कि डिमांड में तेजी बरकरार है। जानकारों का ये भी मानना है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी के असर से जीएसटी में ये तेजी दिखाई दे रही है। इसके बाद बड़ा पैमाना है मैन्युफैक्चरिंग का, और इसका सटीक अनुमान मिलता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई से। फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 57.5 पर रहा। जनवरी के 57.7 के मुकाबले इसमें भले ही मामूली कमी आई हो, लेकिन अभी भी तेजी के रथ पर सवार नजर आता है। तेजी के बावजूद अभी इस सेक्टर के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा है। कारोबार को दोबारा पूरी तरह से पटरी में लाने में अभी समय लगेगा। कारोबारियों का ये भी मानना है कि पिछले 3-4 महीने से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को कच्चे माल की महंगाई के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे हालातों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना चुनौती बन गया है। इस सेक्टर से जुड़ी बड़ी कंपनियां भले ही अपने को संभाल लेंगी, मगर छोटे उद्योगों की हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। इसके अलावा तीसरा मजबूत इंडिकेटर है कारों की बिक्री, जो फरवरी में डबल डिजिट में पहुंच गई है। बिक्री के लिहाज से नंबर 1 मारुति की बिक्री फरवरी में 11.8% बढ़कर करीब 1,53,000 यूनिट्स रही। हुंडई मोटर्स की बिक्री 29% बढ़कर 51,600 यूनिट्स रही। टाटा मोटर्स की बिक्री दोगुनी होकर 27,225 यूनिट पर आ गई है। महिंद्रा की बिक्री में 41% का उछाल आया है और ये 15,391 यूनिट्स रही। इसी तरह टोयोटा की बिक्री में 36%, होंडा की बिक्री में 28.3% का इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना काल में अपने वाहन की जरूरत के चलते कारों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम फरवरी में लगातार तेजी के नए रिकॉर्ड न बनाते तो मुमकिन था कि इनकी बिक्री में कहीं ज्यादा उछाल आ सकता था। फिर भी कारों की बिक्री समेत जीएसटी कलेक्शन में आई तेजी और मैन्युफैक्चरिंग के मैजिक के जारी रहने से इकोनॉमी के आगे और तेज रफ्तार से दौड़ने की उम्मीद की जा सकती है। आज तक ब्यूरो। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने मुंह की खाई, लेकिन जब वहां पर फेल होता है तो वो किस तरीके से साइबर हमले के जरिए
बदला निकालना चाहता है। किस तरीके से चीन की तरफ से होने वाले साइबर हमले एक बहुत बड़ा खतरा है, देखिए। सोमवार को देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस चरण की शुरुआत में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीनेशन करवाकर देश और दुनिया को संदेश दिया कि भारत की वैक्सीन सुरक्षित और कामयाब है। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। देखिए, फियर कुछ लोगों में है, लेकिन गवर्नमेंट का यही स्टार्टिंग से प्रोसेस रहा है कि हम लोग बिहेवियर के ऊपर काम करें। लोगों के हम दिमाग को हम चेंज कर रहे हैं, पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। जिन लोगों में नेगेटिविटी है कि वैक्सीन नहीं लगानी, वो ना के बराबर हैं, बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन जब लोग वैक्सीन लगा रहे हैं और उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, पॉजिटिविटी लेके जा रहे हैं, तो वो उन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। वैसे भी भारत की वैक्सीन की कामयाबी और सुरक्षा पर कोई सवाल खड़े करना बेमानी है। ऐसे में सुरक्षित वैक्सीन से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा को चुराने में चीन का हैकर ग्रुप सक्रिय हो गया है। सिंगापुर और टोक्यो में आधारित साइबर हमलों पर नजर रखने वाली गोल्डमैन सैचेस की कंपनी साइफर्मा ने ये दावा किया है कि कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टोन पांडा के नाम से मशहूर चीनी हैकिंग ग्रुप APT10 ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में कुछ खामियों की पहचान की है। इनका असली मकसद गैर कानूनी तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हटाना और भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के खिलाफ फायदा उठाना है। APT10 सीरम इंस्टीट्यूट को निशाना बना रहा है, जो कई देशों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बना रही है और जल्द ही नोवावैक्स शॉट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी। सीरम इंस्टीट्यूट के मामले में उन्हें कई संवेदनशील पब्लिक सर्वर मिले हैं जो कमजोर वेब सर्वर हैं। उन्होंने कमजोर वेब एप्लीकेशंस के बारे में बोला है और कमजोर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी बात कर रहे हैं, जिसे साइफर्मा ने चेतावनी करार दिया है। भारत में दुनिया की ज्यादातर वैक्सीन का 60% के बराबर निर्माण हो रहा है। ऐसे में चीनी हैकर्स की साजिश गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। हम दुनिया से सबसे आगे हैं, हमारी प्रक्रिया है, हमारी इंफॉर्मेशन और हमारी रिसर्च बाकी आगे है, और इसी चीज को तोड़कर इंफॉर्मेशन अगर लेना चाहेंगे, यही एक मात्र नजर आ रही है। इससे खतरा ये हो सकता है कि हमारे लॉजिस्टिक्स और हमारे इंफॉर्मेशन जो रिसर्च के लिए बहुत ही गोपनीय होते हैं, उस पे ऊपर खतरा पैदा करने की कोशिश हो रही है। साइफर्मा ने बताया कि उसने CERT अथॉरिटीज को इसके बारे में जानकारी दी है और उन्होंने खतरे को स्वीकार किया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT ने मामले को उसके ऑपरेशंस डायरेक्टर SS शर्मा को सौंप दिया है। जानकारों का ये भी मानना है कि जितनी जल्दी इस खतरे को टाला जाएगा, उतना ही भारत समेत दुनिया के लिए भरोसेमंद कोरोना वैक्सीन को हासिल करना आसान रहेगा। चीन की वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर दुनिया के कई देशों में उत्साह नहीं है, जबकि भारतीय वैक्सीन के लिए लगातार कई देशों से डिमांड आ रही है। ऐसे में चीनी हैकर्स की पैंतरेबाजी भारतीय वैक्सीन के लिए खतरा बन सकती है। उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां इस खतरे से निपटने में कामयाब होंगी, जिससे चीन के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आज तक ब्यूरो।